नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। वैसे तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से विकास, सुरक्षा, व्यवस्था जैसी कई चीजों पर उम्मीद की जाती है, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम अपनी जनता की हर हाल में मदद करना भी होता है। और जनता की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदेश की जनता को मदद पहुंचाने में नया कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद के मामले में बुरी तरह से पछाड़ दिया है। वहीं बीजेपी सरकार ने 3.5 साल के कार्यकाल में ही एसपी सरकार से 5 गुना ज्यादा मरीजों की बीच दोगुनी सहायता राशि बांटी है। 5 साल चली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यालय की अगर बात करें, कार्यकाल की अगर बात करें, तो वो जो है उसको पछाड़ दिया है योगी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल ने। और आपको बता दें कि जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 3.5 साल में 58,485 लोगों की, गरीब लोगों की मदद की गई है। तो वहीं 5 साल की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के 5 साल कैसे रहे, 45,000, सिर्फ 45,000 लोगों की मदद की गई है। तो यहां पर साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार के जो 3.5 साल हैं वो सपा सरकार के 5 साल पर भारी पड़ गए। तो लगातार जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए, सपा में 5 साल में 10,431 लोगों की मदद की गई मोनिका, और इसमें 447 करोड़ 84 लाख रुपए का खर्च आया राजकोष पर। वहीं योगी ने 3 साल में 58,178 लोगों की मदद की है और इसमें 886 करोड़ 37 लाख का इसमें खर्च आया और इसको व्यय किया गया है। तो अगर मूल्यांकन किया जाए 3.5 साल का, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर देखा जा सकता है। बिल्कुल, और इससे साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो योगी सरकार है वो गरीबों की मदद करने में सपा सरकार से आगे निकल गई है। तो इस पर हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंकित, प्रदेश में जनता की मदद करने के मामले में जो भी आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकल चुके हैं। योगी सरकार के 36 महीने के ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंद के लिए, गरीबों के लिए, उन गंभीर इलाज करा रहे मरीजों के लिए दिल खोलकर अपना खजाना खोला है। आप ये कह सकते हैं कि अगर पिछली सरकारों की बात करते हैं तो अखिलेश सरकार के जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, 5 सालों में लगभग 10,000 लोगों की मदद की जाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो अभी मात्र 36 महीने हुए हैं उसमें लगभग 58,000 से ज्यादा गरीब और जरूरतमंदों की मदद की गई है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगभग जो आंकड़ा है वो लगभग 9 अरब के आसपास है, जिसमें गंभीर इलाज करा रहे मरीजों की मदद की गई है। ऐसे मरीजों की मदद की गई है जिनको वाकई में जरूरत थी, जो अपने जीने की आस छोड़ चुके थे, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिनको कैंसर था, जिनको किडनी और लीवर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिनके हृदय में गंभीर बीमारी थी, उनको अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। कुछ लोग ब्याज में पैसा लेकर अपना इलाज करा रहे थे, कुछ लोग की स्थिति ऐसी थी जो अपना घर बेचने जा रहे थे, लेकिन उस समय उनकी आर्थिक मदद की गई। और वो आर्थिक मदद कौन किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अगर पिछले सरकार की आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछले सरकार में जो बजट का जो आंकड़ा था वो भी बेहद कम था, वो लगभग 4 अरब के आसपास था। और योगी आदित्यनाथ ने जो पैसा जो बांटा है वो लगभग 8 अरब 86 करोड़ के आसपास है, लगभग 9 अरब के आसपास आ रहा है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों के लिए अपना खजाना लुटाया है। और ऐसे में अगर अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या ग्रामीण आवास योजना हो या इसके अलावा कोई भी केंद्र की योजना हो, उसमें उत्तर प्रदेश हमेशा अव्वल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरह से इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद की गई हो। जी, तो बिल्कुल ये साफ संकेत इससे जाहिर हो चुका है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लगभग 886 करोड़ से अधिक का यहां पर पूरी की पूरी मदद की गई है और ये महज 3.5 साल के अंदर की गई है। लेकिन अगर वहीं पर अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात की जाती है तो जनता की मदद में कौन कितना आगे है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। राजधर्म के रास्ते पर कौन कितना आगे है, आज इसी पर पूरी की पूरी हमारी बहस होने वाली है। और अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो 10,431 लोगों की मदद अखिलेश के
सपा कार्यकाल में 5 साल में की गई थी और इसमें 447 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगर योगी के कार्यकाल की हम बात करेंगे तो 3.5 साल में 58,178 लोगों की मदद की गई है और इसमें 886 करोड़ 37 लाख का कुल खर्च आया था मोनिका। बिल्कुल, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो किस तरीके से प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं गरीब लोगों को सहायता देने के लिए। और ये देखा भी जा रहा है जिस तरीके की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। आलोक, अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है उसके सहारे जो गरीब लोग होते हैं, जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पाते, पैसा नहीं लगा पाते हैं, बड़ी संख्या में उन बेटियों की शादी होती है, उनका विवाह कराया जाता है। पहले यहाँ पर इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब गंभीर जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज होता है। गरीब लोग अब अस्पताल जब पहुंचते तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है और यही कारण है कि ये जो आंकड़ा है वो हमारे सामने है कि योगी सरकार ने कहीं ना कहीं सपा सरकार को पछाड़ दिया है, आंकड़े अगर हम देखें तो। जी, और इन आंकड़ों के आधार पर अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा होता है मोनिका कि जिस तरह से विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चला पाने में असमर्थ है, उसमें जंगल राज कायम हो गया है, वहां पर जो शासन की शुचिता है वो कामयाब नहीं है, जो वहां पर सत्यनिष्ठा है, जो वहां पर एथिक्स होनी चाहिए अधिकारियों की वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो इतने सारे लोगों की मदद जब की गई तो यहाँ पर राजकोष के जरिए इन लोगों की मदद की गई, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि जिसमें राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया हो कि नहीं आपको यह कार्य करना ही है। किसी भी तरह से इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है और ना ही किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन है, लेकिन सरकार की शुचिता के आधार पर इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और जिस तरह से अपने राजधर्म को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.5 साल में यह बड़ा आंकड़ा पार किया है, इससे तो यह साफ संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं वो उन कामों की तरफ भी गंभीर हैं जो उनकी पाइपलाइन में नहीं है, जो उनकी पूरी तरह से उनके कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन वो पूरी तरह से उन लोगों की आवाज भी सुनते हैं जो उनसे मदद मांगते हैं। और ये आंकड़े उसी की एक बानगी हैं कि 2017-18 में 13,224 लोगों की मदद की मुख्यमंत्री ने और इसमें 1,84 करोड़ 42 लाख 88,750 रुपए खर्च किए गए। अगर 2018-19 की अगर हम बात करें मोनिका तो यहाँ पर 17,772 लोगों की मदद की गई और इसमें 2,56 करोड़ 34 लाख 61,400 रुपए खर्च किए गए। अगर हम 2019-20 की बात करेंगे तो 18,014 लोगों की मदद की गई जिसमें 2,80 करोड़ 23 लाख 56,695 रुपए खर्च किए गए। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो ये लगभग 886 करोड़ से ऊपर जाता है, मतलब लगभग 9 अरब के आसपास खर्च किया गया उन लोगों पर जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी थी। कोई इसमें कैंसर का पेशेंट था, कोई इसमें लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। तो ये एक तरह का एक अच्छा रिकॉर्ड और एक सकारात्मक रिकॉर्ड तमाम राज्य सरकारों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है। बिल्कुल, और सपा के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं आलोक। अगर बात करें वर्ष 2013 से 12 से 13 की तो 3,000 यहाँ पर 362 लोगों की मदद की गई जिसमें 31.37 करोड़ जो है खर्चा हुआ। वर्ष 2013 से 14 की अगर बात करें तो 4,361 लोगों की मदद की गई और उसमें खर्चा भी दिखाया जा रहा है कि 31.37 करोड़ खर्चा हुआ है। तो जो आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पर 3.5 साल में जो योगी सरकार ने गरीबों के लिए किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अगर सपा की सरकार की, सपा के राज की अगर बात करें, तुलना करते हैं तो जी। और इस वक्त हमारे सारे के सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता सपा हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही बनता है कि जिस तरह से आपने रिकॉर्ड तोड़ अगर आपने काम किया है, अगर आपने उन चीजों पर भी ध्यान दिया है जो कि आपकी प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं है, ये एक तरह की मदद है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई एक ऐसा नैतिक इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव था कि उनको इनकी मदद करनी है, फिर भी विपक्ष लगातार आपको ये बोल रहा है कि आपके प्रदेश में जंगल राज है। इस पर आपका क्या जवाब है? पूरी तरह से मैं खारिज करता हूँ क्योंकि योगी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है और वही कारण है कि उन्होंने आते ही भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए माफिया राज की पूरी कबर तोड़ने का काम किया और माफियाओं पर और अपराधियों की जो कार्रवाई हुई वो विपक्ष को हमेशा परेशान करती रही और यही कारण है कि विपक्ष कतई आलोचना करता रहा, जबकि विपक्ष को ये था कि लंबे अरसे से जो माफिया तंत्र नासूर बना हुआ था उस प्रदेश के लिए
उसकी कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि माफियाओं ने जिस तरह से सरकारी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से जिस तरह से कब्जा किया था, जिस तरह से आदित्य दिल्ली ने गैर कानूनी ढंग से होकर इस तरह की इमारतें बना रखी थी, उन सबको जिस तरह से नाबूद करने का काम किया, वो माफिया तंत्र की कमर तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और यही कारण है कि आज बिल्कुल देश के नहीं दुनिया भर से जो बिल्कुल हरीश जी, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं और उनका भरोसा उत्तर प्रदेश पे बड़ा है। ठीक और है। ये उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विश्वसनीयता और उनकी कारकर्दगी की प्रामाणिकता। ठीक है मनोज जी, आपका रुख करूंगी। आप देख रहे हैं जो आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही कि आंकड़े यही बता रहे हैं कि सपा सरकार के जो 5 साल थे उस पर भारी नजर आ रहे हैं योगी सरकार के 3.5 साल। क्या कहेंगे इस पर? लगातार आप आरोप लगाते रहे हैं और कहते भी रहे हैं, जिस तरीके से आपने सवाल भी खड़े किए हैं कि जंगल राज है, बेरोजगार है युवा। अब आप क्या कहेंगे जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसको लेकर? अगर विपक्ष ने योगी सरकार पे गलत आरोप लगाए तो सरकार उनकी जांच करा के स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत कर सकती है। उसके लिए सरकार को किसी तरीके से कोई बाउंडिंग नहीं है। मैं बधाई दूंगा सरकार को और इस बात के लिए बधाई दूंगा कि सरकार ने अगर ये सारे काम किए हैं जी और जनता को राहत मिली है तो सरकार को बधाई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये समझ में नहीं आती है मुझको, और वो कारण ये है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो सरकार को बेहतर प्रस्तुत कर रही है और विपक्ष उसको गलत प्रस्तुत कर रहा है। इसमें कोई ना कोई तो कंट्राडिक्शन होगा, दोनों बातों में कोई ना कोई विषयांतर होगा, तभी तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। मैं आपके सारे आंकड़ों को सही मान रहा हूँ, ठीक है, जो आप प्रस्तुत कर रही है, जो सरकार ने आपको दिए हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए, चलो एक टेस्ट कर लेते हैं इसी टीवी चैनल के डिबेट में, और बीजेपी भी है, मैं भी हूँ, कांग्रेस भी है और जनता देख भी रही है जी। 102, 108 जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चलाई, अपने खर्चे पे चलाई। मुझे याद है उसका एक टाइम निर्धारित है कि अगर हम 108 नंबर मिलाएंगे, 102 नंबर मिलाएंगे तो हमारे पास घटना स्थल पे कितनी देर में पहुंच जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं कि आपके चैनल के द्वारा इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक सुविधा पे फोन लगाया जाए, और फोन लगा के आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस की व्यवस्था को देख लीजिए कि वो कितनी देर में आपके ऑफिस तक पहुंच जाती है। अगर बताए समय से 10 मिनट लेट पहुंचती है तो मैं उसको वेरी गुड बोलूंगा। अगर बताए समय से 1 घंटा बाद पहुंचती है तो उसको मैं गुड बोल दूंगा। अगर बताए समय के बाद नहीं पहुंचती है तो उसको मैं क्या कहूं, ये आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया भी उस बात की जिम्मेदारी को पूरी निष्पक्षता के साथ जनता को बताए कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात। दूसरी कि सारे कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, मैं मान लेता हूं कि स्वास्थ्य की सभी सेवाएं अच्छी हो गई, तो अस्पतालों में दवाइयों का अभाव क्यों? मैंने कई न्यूज चैनलों पे डिबेट की कि मोमबत्ती में डीजल का पैसा नहीं सरकार के पास और मोमबत्ती में ऑपरेशन करना पड़ रहा है, चार्ज किसी के मोबाइल की चार्ज से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जी ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, स्टूडियो पर मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आंकड़े सामने आए कि अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कितने लोगों की मदद हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3.5 साल के कार्यकाल में कितने लोगों की मदद हुई, तो एक बहुत बड़ा फासला है। इससे एक चीज ये भी निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान उन लोगों की तरफ भी है जो कानूनी बाध्यता नहीं है, वैसे वो उसके लिए कोई एक ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई एक ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं है कि इनको मदद करनी ही करनी है, लेकिन राजधर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने काफी लोगों की मदद की है। तो क्या इस आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि नहीं, योगी सरकार सही रास्ते पर है और दूसरे राज्य सरकारें इससे सीख ले सकती हैं? देखो, ये समझना पड़ेगा कि आंकड़े के हिसाब से प्रदेश नहीं चलता। यदि हम पिछली सरकारों के आंकड़े देखेंगे तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो देखा होगा कि आंकड़ों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत गिरावट आई और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बदला और समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर के आई।
और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की हम समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन विकास के कार्य ठीक से हुए। कई ऐसे विकास के कार्य थे जो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में पहली बार हुए, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को बदला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो ये पार्टी के मुखिया या मुख्यमंत्री ये न समझें कि केवल आंकड़ों के आधार पर हम जनता को संतुष्ट कर सकते हैं। तमाम ऐसे थे, आपने देखा होगा मुठभेड़ को लेकर के सैकड़ों की संख्या में मुठभेड़ हुई, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन मुठभेड़ों की अपेक्षा देखा जाए तो क्रिमिनल कितने लोग मारे गए, तो ना के बराबर मारे गए। तमाम देखा होगा घायल हुए, पैरों में गोलियां लगी, तमाम लोग प्रदेश छोड़ के चले गए। तमाम ऐसी भी घटना हुई कि लोग जेलों में भी नहीं बख्शे जा गए, जेलों में भी जाकर के मुठभेड़ हुई और आपस में लोग मारे गए, इनकाउंटर किए। तो ये नहीं कह सकते आंकड़ों के आधार पर है, देखना ये होगा कि हमारा मुखिया किस व्यवस्था के तरीके से सरकार चला रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हमने अंतिम समय में देखा होगा जब समाजवादी पार्टी का बंटवारा हुआ तो किस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक मंच के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया कि मैं किस तरीके से मजबूर होकर के इस प्रदेश को चला रहा था। तमाम चीफ सेक्रेटरी की, प्रमुख सचिव की उन्होंने ऐसी एग्जाम्पल वहां दिए तो नेताजी के आदेश पर उन्होंने नियुक्तियां की, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो नियुक्तियां करें, लेकिन मजबूरन उन्होंने नियुक्तियां उनको की। तमाम ऐसे मंत्रियों के नाम भी लिए कि वो उनको मंत्रिपरिषद में भी सम्मिलित नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको सम्मिलित करना पड़ा, जिसमें एक घोटाले में भी खनन माफिया के रूप में वो निकल के आए। लेकिन देखिए इसमें एक जो है विकल्प तो खुला होता है ना, कि जब मंत्रिमंडल मान लीजिए बन गया और मंत्रिमंडल का वो विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते, गठबंधन की सीमाओं के चलते कोई मंत्री आकर शामिल हो गया, तो उसमें सीधा सा रास्ता है कि मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहते हैं अपना उसमें इस्तीफा दे सकते हैं, और ये उनका इस्तीफा सरकार का इस्तीफा न मान के पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा। फिर दोबारा वो अपने आप को वहां पर साबित कर दें। वो चेहरे किसी गठबंधन पार्टी के नहीं थे, वो चेहरे उन्हीं की पार्टी के लोगों के थे। गठबंधन संगठन जो करता है तो उस पार्टी से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हो सकता है कि मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के ऐसे चेहरे जिनको मुख्यमंत्री नहीं चाहता है बनाए, लेकिन वो भी फिर भी मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, तो एक मजबूरी का मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात भी कर लूं तो आप बताइए, जिस चीफ सेक्रेटरी को जब प्रदेश की सरकार आई तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार के चीफ सेक्रेटरी को 6 या 7 महीने नहीं हटाया गया। दूसरा एग्जाम्पल दूं, इस प्रदेश के डीजीपी को 30 दिन तक कुर्सी से खाली रखना पड़ा। ये लड़ाई हम सब ने देखी है कि मुख्यमंत्री डीजीपी की नियुक्ति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनको प्रतिनियुक्ति से भेजने को राजी नहीं होती है, वो उनको पदमुक्त नहीं करती है। दूसरा, फिर चीफ सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं तो 6-6 महीने तक कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी रहते हैं इस प्रदेश को। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी पदों पर यदि ऐसा घमासान पॉलिटिक्स देखने को मिले तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरा सत्ता का केंद्र ऐसा बना हुआ है जहां से इशारे होते हैं, यदि न माने जाए तो मुझे लगता है कि फैसले होल्ड पर रखे जाते हैं। तो ये प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा अच्छे से कि आखिर में न्याय उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उच्च पदों पे भी यदि वो न्याय न मिल पाए, यदि ऐसी नियुक्तियां मुख्यमंत्री चाह करके भी न कर पाए जिनसे वो चाहते हैं कि ये इस प्रदेश को न्याय दिला सकें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि नियुक्तियों के खेल में किस तरीके से चलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी की किस तरीके से नियुक्तियां होती हैं, ये सारे लोग जानते हैं। यदि उसी पे भी राजनीति होने लगे तो मुझे लगता है आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। आंकड़े तो हमने भी देखे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि धरातल पर कुछ और है और कागजों पर कुछ और है। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे हरीश जी से, लेकिन अभिषेक वाजपेयी आपका मैं रुख करूंगी। कांग्रेस आए दिन सड़कों पर उतरती है, विरोध प्रदर्शन करती है और कहती है कि गरीबों और असहायों की मदद नहीं करती है सरकार, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। पिछली सरकारों की अपेक्षा अगर देखें तो योगी सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ मदद की है गरीबों की। अभिषेक जी, प्रतिक्रिया आपकी। मोनिका जी, ये आंकड़ों की बाजीगरी तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं कर सकता मुझे लगता है। और अगर ये आंकड़े सही हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े सभी जानते हैं, जैसे सुनील जी ने बोला भी कि आंकड़ों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मौके पे लोगों को फायदा कितना पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस वित्तीय सहायता की बात की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ कि इसमें खेल कैसे होते हैं, पत्र लगा करके उससे 5%, 10% कैसे लिए जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और आपको याद दिला दूं कि एक घटना थी जिसमें से एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए तकरीबन जनवरी में पत्र लगाया था, और उसके बाद जब उसकी जांच कराई गई थी, उसके पास पैसा तो पहुंचा, 1 लाख रुपए का पत्र लगा हुआ था। जब पैसा पहुंचा तो उसके पास कट करके तकरीबन 50,000 रुपए पहुंचा था।
और उसने बाद में बाकायदा काफी सारे चैनल में दिखाया, बाद में उसने वो 50,000 रुपए बोला कि मैं किसको दे दूं, मैं डॉक्टर को दे दूं या सरकार को वापस कर दूं। तो उससे बेटर है कि मैं 50,000 रुपए सरकार को वापस दे दूं, कि ये तो रहेगा अपने जमीन से मैं कह तो सकूंगा, किसी से मैंने मदद तो नहीं ली थी जी। ये जनवरी की घटना थी। नहीं तो एक घटना के आधार पर एक पूरी घटना के आधार पर जितने लोगों को मदद पहुंची होगी, क्या उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाएगा? आलोक की मैंने उदाहरण दिया, मैंने इस चीज का उदाहरण दिया है। घटना गिनाने पे तो बहुत सारी घटनाएं निकलती हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर वास्तविकता है आंकड़ों में, तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन आंकड़ों पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग ये पैनल में बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, हमारे साथ राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ले लेते हैं। अगर सत्ता पक्ष आंकड़े पेश करता है तो वो आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है, अगर वो आंकड़े पेश नहीं कर पाता है तो बोलते हैं देखिए इनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आखिर जो इस वक्त मौजूदा परिस्थितियां हैं सरकारों के सामने भी और विपक्ष के सामने, फिर आखिर जनता के बीच ये मैसेज कैसे पहुंचेगा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है? आलोक जी देखिए, ऐसा है कि जिस विषय पे आज की चर्चा है वो ये कि क्या बीजेपी ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में क्या सपा के 5 साल के कार्यकाल को विफल किया या नहीं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी रिजल्ट को या क्या सरकार अच्छा काम कर रही है या अच्छा काम नहीं कर पा रही, इसका पैमाना केवल एक ही है, वो है कि जब अपना सरकार पूरा कार्यकाल खत्म कर लेगी और पुनः चुनाव के मैदान में आएगी और जनता जनार्दन लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट देते हुए किसे चुनती है। क्योंकि आप देखिए कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है हमेशा वो यही कहती है कि हमने अच्छा काम किया, और जैसा कि आंकड़ा आप बता रही हैं उस आंकड़े से कोई ये नहीं लग रहा है बीजेपी ने सपा से अच्छा बेहतरीन काम किया और कहीं ना कहीं उन्होंने मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई। इसका एक और भी कारण है, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी प्रदेश में सरकार चला रही होती है, मनोज जी आ रहे हैं आपके पास, और जब कोई एक पार्टी किसी प्रदेश में सरकार चला रही होती है और उसी पार्टी सेंट्रल में भी बैठी हुई होती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो समन्वय है उसका भी लाभ सरकार को मिलता है, जिससे कभी भी कोई को अलॉट कराने में प्रदेश सरकार को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो 3.5 साल में क्या किया क्या नहीं किया ये तो जनता जनार्दन बताएगी। लेकिन मैं एक बात से कह सकता हूँ कि इन 3.5 साल के कार्यकालों में योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीडिया में छाए रहे, किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो हमेशा आगे रहे, और उनकी शक्ति जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई कहीं ना कहीं वो भी हमें अभी तक 3.5 साल में लगातार दिखी। लेकिन क्या उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज दी, मेडिकल सुविधाएं कैसी दी, लोग उनसे संतुष्ट हैं या नहीं, लोगों को कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा, सपा का या बीजेपी का, वो 5 साल के बाद चुनाव होगा वो तभी पूरा हो पाएगा। लेकिन उपचुनाव तो हुए थे ना अभी बीच में, उपचुनाव में तो बीजेपी के पक्ष में ही पूरा मतदान गया। देखिए आलोक जी ऐसा है, मैंने आप ही के टीवी के चैनल के माध्यम से कहा था, उपचुनाव और जो पूरे विधानसभा चुनाव जब 5 साल बाद होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो विपक्षी दल होते हैं वो भी उपचुनाव में वो ताकत नहीं झोंकते जो कि मुख्य चुनाव में झोंकी जाती है। लेकिन विधायक तो उसमें भी चुने जाते हैं ना? नहीं चुने जाते, लेकिन प्रारूप तो वही होता है चुनाव का। नहीं आलोक जी देखिए, अगर आप उपचुनाव की बात करेंगे तो उपचुनाव के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से एक पार्टी पे सेकंड रनर कांग्रेस रही, कहीं पर सेकंड रनर सपा रही, तो इसमें यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि क्लीन स्वीप था। वो बात अलग है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, तो 6 और 1 का अनुपात भी तो बहुत बड़ा है। नहीं देखिए रनर अप की अगर आप बात कर रहे हैं तो 6 और 1 का अनुपात भी तो बहुत ज्यादा है। अगर ये 3 या 4 का होता या मान लीजिए यहाँ पर ये 5 या 2 का होता तब थोड़ी बात और अलग होती। ये तो एक पक्षी गया था। राकेश जी पूरी स्वतंत्रता थी कि यहाँ पर जो जनता है वो सरकार के कामों को का आकलन कर सकती थी और नकार सकती थी सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं देखिए मोनिका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई, हाँ। और जो जीता वही सिकंदर। लेकिन
एक उपचुनाव के अंदर और जो विधानसभा के मुख्य चुनाव होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ये सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग्स होती हैं, जनसभाएं होती हैं, मैनिफेस्टो आता है और लोगों को भी पता होता है कि अभी सरकार यही रहेगी चाहे जीते कोई भी। ठीक है राकेश जी, मुख्य चुनाव में काफी फर्क होता है। ठीक है राकेश जी। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं हरीश जी के पास जाऊंगी। मनोज जी बोलिए। समाजवादी पार्टी को 124 सीटें मिली थी और जब हमारी सरकार 2017 के अंतिम मंथ में थी तब हमारी 136 सीटें थी। बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिली हैं और जितनी सीटें बीजेपी को जनता ने जीत के दी थी, आज की डेट में अगर आप उस आकलन को देखेंगे तो बीजेपी की सीटें मेरे ख्याल से 4, 5, 6 सीटें कम हो चुकी हैं। तो आप उसके आधार से हम फिर भी चुनाव हार गए। हमको तो 136 मिल गई थी, कितनी सीटें 12, 13, 14 सीटें हम अलग जीत लिए थे अपनी जीत से भी ज्यादा, और सरकार ये अपनी सीट से जितनी सीटें 17 में जीती थी उससे कम पे है। तो ये आंकलन मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अलग बात। मैं सरकार के आंकड़ों को झुटला नहीं रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से विपक्ष का निर्वहन कर रहा हूँ। सरकार के आंकड़े बिल्कुल सही होंगे। क्या सरकार ये बात टीवी चैनल पे बताएगी, उसके प्रवक्ता ये बात बताएंगे कि जो मेरे आरोप हैं, अच्छा आप बताओ कितने हॉस्पिटल 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं सरकार से, 1-2 महीने बचे हैं, कितने हॉस्पिटलों का उद्घाटन योगी सरकार ने किया एक बार, उसमें मेडिकल कॉलेज कितने हैं, अस्पताल कितने हैं, दवाइयाँ जो बेहतर से बेहतर दवाइयाँ अस्पतालों में, मैं लखनऊ का उदाहरण दिए जा रहा हूँ, सिविल अस्पताल में शानदार दवाइयाँ मिलती थी, जो दवाई नहीं होती थी डॉक्टर तुरंत एक पर्ची लिखते थे और वो दवाई आपको मुफ्त में बाहर एक किसी मेडिकल स्टोर पे या जहाँ पे भी डॉक्टर लिख देते थे वहां मिल जाती थी। आज क्या ऐसी सुविधाएं कुछ उपलब्ध है? ठीक है मनोज जी, हरीश जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है हरीश जी, सीधा सवाल आपसे मनोज जी के हैं कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके सवालों को भी आप जवाब दीजिए। कितने ऐसे अस्पताल है जिनका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है और दवाइयों का अभाव वो बता रहे हैं कि हर अस्पताल में दवाइयों का अभाव है। धरातल पर कुछ और है और कागजों पर कुछ और नजर आ रहा है। आरोप बहुत बड़ा। जितने भी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के मंत्री जो सरकार ने नियुक्त की है वो सब आयकर डिजिटली होता है। अकाउंट में तो अस्पताल के अकाउंट में रखा जाता है। एक चर्चा कुछ बता रहे थे किसी पेशेंट को 1 लाख रुपये का 50,000 दे, लेकिन ये जो व्यवस्था है सरकार की समझदार नहीं होता। ये जो पैसा है किसी को नजर नहीं दिया जाता है, उसमें कोई हेरा फेरी और जिस अस्पताल में उसका इलाज हो रहा होता है कोई स्टिमेट को आती है, स्टिमेट के आधार पर वहाँ उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए भी जो बातें कही जाती हैं लोगों को पहले तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अनेक बार आपके समाचार माध्यमों के माध्यम से जो खबरें मिली होंगी उनको किसी इलाज नहीं मिल पा रहा है तो तत्काल अधिकारियों को भेज करके उसको मदद पहुंचाए, इलाज की व्यवस्था कराए। ये अनेक घटनाएं इस तरह की इस साल के अंदर समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई। और जो मनोज जी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। प्रत्येक जिले में डिजिटल लैब, आज जो कोरोना की जांच के कोरोना महामारी फैली तो यहाँ से जांच के लिए पुणे और दिल्ली भेजते थे। आज सभी मेडिकल कॉलेज में उस तरह की लैब फंक्शन हो गई। सभी जिलों में उन्होंने लैब की स्थापना के लिए आवंटित किए और जब प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने स्थापना का आदेश किया। 13 मेडिकल कॉलेज इसमें से फंक्शनल हो गए। तो ये जो इस तरह की बात मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी को एक जिम्मेदार जनपद के प्रवक्ता के नाते उनको इस सारी बातों को उल्लेख करना चाहिए कि क्या मेडिकल जो चिकित्सा सेवाएं थी उसकी हालत क्या थी और योगी जी के सरकार ने किस तरीके से उसको उन्होंने किया कि कोरोना महामारी के टाइम में लोग कहीं निकलते नहीं थे तो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जाकर के वहाँ की
ठीक है हरीश जी, सुनील जी के पास चलते हैं एक बार। सुनील जी, जिस तरह की ये आंकड़े आए, उन आंकड़ों के बाद से चलिए ठीक है, ये पक्ष कहीं ना कहीं योगी सरकार का भारी तो हो रहा है कि उन्होंने मदद की है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 24 करोड़ की आबादी वाला पूरा प्रदेश है और वहां पर सिर्फ कुछ हजार की मदद कर देने से ये आंकड़ा झुठलाया भी नहीं जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगातार मदद की जरूरत होगी, अच्छे अस्पतालों की जरूरत होगी, अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी। क्या उन सब के लिए भी यूपी सरकार उसी तरह से कटिबद्ध है? क्योंकि देखिए, सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए ना, संविधान में राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं, उन पर भी लगातार संविधान ने जोर दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि हर किसी को सुरक्षित जीवन मिलेगा, हर किसी को काम करने के समान अवसर मिलेंगे, हर किसी को उतनी ही आजादी मिलेगी जितनी किसी दूसरे नागरिक को मिलती है। क्या इन सब पूरे पैमानों को देखते हुए यूपी सरकार सफल कही जा सकती है? देखो, ये सब संविधान में जो लिखा है कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम धरातल पर इसकी समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि हरीश जी आएंगे आपके पास, केवल और सिर्फ खाली पुलाव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस सरकार के खिलाफ 100 विधायक धरने पर बैठ जाएं और केवल विधायक चिल्ला चिल्ला करके कहें विधानसभा के सामने के लोग अधिकारी हमारी ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि जनता के सुन रहे होंगे? ये भी सरकार को एक बार अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर में जो विधायक उनकी नाराजगी क्या था। दूसरी बात, जब योगी जी गाजियाबाद आए तो तमाम विधायकों से उन्होंने मिलने से मना कर दिया। जाकर के जब कोई मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मिलकर के ये बातें नहीं कह सकते हैं कि आखिर में आपको किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जब विधायकों की अधिकारी न सुने और मुख्यमंत्री भी न सुने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा होगा? दूसरी बात, पहले जनता दरबार होते थे, कितने मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगा दिए। तमाम बड़ी अधिकारियों से आप बात करो, मुख्यमंत्रियों के यहाँ से ये निर्देश आते हैं कि लोग यहाँ तक न पहुंचे। यदि यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ भीड़ होगी, तो समझ में आएगा कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि तमाम थानों में होता है कि ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज ना किए जाएं ताकि ये मैसेज जाए कि थाने में शांति है। बिल्कुल। दूसरी बात, यदि आप आंकड़ों की बात करेंगे, बार बार जब आंकड़ों पर हम समीक्षा कर रहे हैं, तो ये सब अधिकारियों को ऊपर निर्भर करता है कि एफआईआर होनी है कि नहीं होनी है, कितने केस दर्ज होने हैं कि नहीं होने हैं, और किस लेवल के केस दर्ज होने हैं। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि नोएडा में पिछले कप्तान साहब ने जब कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं थी, तो ये निर्देश कर दिया था कि इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां होंगी या इतना मर्डर हो गया, इतनी लूट हो गई, तो थाने का चार्ज हटा दिया जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद समीक्षा हुई कि एफआईआर ही नहीं हो रही है, उनकी जो सूचनाएं आ रही हैं उन पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि आपके जो आंकड़े वास्तव में जनता के सामने लाए जाते हैं या सरकारी खजाने में जो आंकड़े दर्ज हो जाते हैं या रखे जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर वोट मिलता है। निश्चित तौर से जनता के बीच जाना पड़ेगा, अपने लोगों को न्याय दिलवाने की बात कहनी पड़ेगी। आज मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी तमाम बीजेपी के लोगों से बात होती है, कार्यकर्ताओं में ये स्थिति है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ता नाराज है। ऐसा है क्या? और जब विधायक धरने पर बैठे तो तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी फोन पे बात हुई व्यक्तिगत तौर से, जब मैं उस समय लखनऊ में ही था, तो ये कहा गया कि वो अच्छा है विधायक ही धरने पे बैठे हैं, कहीं सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता न बैठ जाएं। तो जब ऐसा प्रदेश में महसूस होने लगे, हो सकता है कि श्रीवास्तव जी इस बात को टीवी के मंच से न कह पाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आप बात करेंगे तो ये भी स्वीकार करेंगे कि एक सत्ता का केंद्र इस समय कहां बना हुआ है, सारे लोग जानते हैं। ऐसे आईएएस, मैं अभी बता रहा हूं पिछले महीने, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, जो निलंबित हो, वो उनकी सारी लिस्ट बना करके उनको चार्ज दे दिए गए। दूसरी बात, जब योगी सरकार ये दावा कर रही है ना कि लगातार हम भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो महोबा के हों, चाहे वो प्रयागराज के हों, उनको चार्ज देना, कार्रवाई करना। मैं बिल्कुल नाम के बता दूंगा कि आईएएसओं पर कार्रवाई हुई और इनको चार्ज मिला हुआ है। दूसरी बात, आप इस तरीके की बातें करेंगे जनता के सामने या मीडिया के सामने, जो वास्तव में हकीकत में है ही नहीं है। कार्यकर्ताओं से आप जाकर के समीक्षा कीजिए छोटे लेवल पे। 2 विधायक, मैं नाम लूंगा, फिरोजाबाद का विधायक इंस्पेक्टर को नहीं हटा पाया, धरने पर बैठ गया, कप्तान ने उनको ऑफिस में नहीं घुसने दिया। तो ये जब व्यवस्थाएं होने लगे हैं कि जहां ऐसा व्यवस्था हो कि जनता के न्याय के लिए लोग अधिकारियों के पास जाएं, लेकिन देखिए और वहां वो न मिलें, इसके लिए कोर्ट का भी तो एक रास्ता है ना कि कोर्ट में जाकर वहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। जनता का सरकार का चुनने का क्या मतलब होगा? सरकार का चुनने का मतलब क्या होगा? दूसरा, जब योगी जी की सरकार आई थी तब कहना डायरेक्ट आईएएस और आईपीएस को पोस्ट मिलेगी। आज तुलना कर लीजिए आप, तमाम प्रमोटी आईएएस आईपीएस को जिले के साथ मिले हुए हैं। तो आखिर में जो पहले रूख अख्तियार किया सरकार ने, तो क्यों पलटे? हाँ, हरीश जी जवाब दीजिए। हरीश जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है संगठन। सरकार में
माननीय मंत्रीगण है और उसकी एक शासन व्यवस्था है। इसका दुक्का समझता है, कोई सरकार हो, कोई संगठन हो आती है, तो इसका दुक्का को जनरलाइज कर देना और उसको व्यवस्था बता देना, ये न्याय गलत बात। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियों कार्यक्रमों की बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गाँव-गाँव जाते, अगर कोई असंतुष्ट होगा तो वो गाँव-गाँव से जा सकते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बर्बाद करते, वो क्या संभव है? तो ये बात कहेंगे अपने आप में कि हम अगर तथ्यों पे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरह की संस्थागत बातें करें कि मुझे बिल्कुल पॉजिटिव चीज नहीं होता न सरकार पर। और शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे थे और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो मैं दोनों पे आपको बताता हूँ कि शिक्षा का जहां तक सवाल है, 1,20,000 विद्यालयों का तो उच्चीकरण किया गया और 731 कस्तूरबा विद्यालय, राकेश जी अभी आ रही हूँ विद्यालय अंदर का सेक्शन है। और विकास इसमें से सपा सरकार ने बेसिक प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते नहीं थे, 4 करोड़ 71 लाख से ज्यादा बच्चों ने बेसिक शिक्षा में आज प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त कर ले। और स्वास्थ्य विभाग की जहां तक बात है, 18 लाख परिवार आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर रहे उत्तर प्रदेश के, जिसमें कि उनके परिवार के किसी सदस्य की 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा भारत सरकार को उसमें करती है। और आयुष्मान कार्ड योजना की 5 लाख से ज्यादा लोग जो गोल्डन कार्ड योजना है, 90 लाख 2,145 लोग उस योजना में कवर। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं को जितना बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने काम किया है, अगर अभिषेक जी सरकारों ने काम किया होगा तो ठीक है। बात आ रही थी कोरोना का नहीं हो पा रहा था उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति था। जी ठीक है, अभिषेक जी के पास चलते हैं एक बार। जी ठीक है हरीश जी, अभिषेक जी के पास एक बार चलते हैं। जी ठीक है अभिषेक जी, जिस तरह से योगी सरकार लगातार आंकड़ों पर बात कर रही है, लगातार ये कार्मिक विभाग ने आंकड़े पेश किए कि लगभग 4 लाख के आसपास रोजगार योगी सरकार ने दिए हैं। अब योगी सरकार ने एक और आंकड़ा रिलीज किया कि हमने इन 3.5 सालों में इतने हजार लोगों की मदद की है, और वो भी शुचिता के आधार पर, जो हमारा राजधर्म था उसके हिसाब से। जो सड़कें हैं वो हम लगातार ठीक कर रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात करेंगे तो अतीक और मुख्तार के तमाम उदाहरण आप रोज टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे। आज भी प्रयागराज में माफिया गणेश यादव की एक हवेली थी जिसका नक्शा नहीं था, उसको भी धराशायी किया गया। तो योगी सरकार आंकड़ों पर बात कर रही। जब आपकी पार्टी एक मिनट जब 2022 में जब आपकी पार्टी मैदान में उतरेगी तो किन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए उतरने वाली है? नहीं आलोक जी, पहले मैं आपकी बात का मुझे हंसी आ गई। शायद हो सकता है आपकी बात को और आंकड़ों को हरिश्चंद्र जी सही मान ले और हरिश्चंद्र जी को सही मानना भी चाहिए और वो अपनी पीठ थपथपा ले। नहीं, मैं उनके आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कार्मिक विभाग का नाम लिया। एक मिनट इस तरह से देखिए, मैंने कार्मिक विभाग का नाम लिया इसलिए पहले हरीश जी के आंकड़ों की तो मैंने बात ही नहीं की। देखिए कार्मिक विभाग ने भी जो आंकड़े दिए कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि दबाव में दिए हो, मैं उसको जुटला नहीं। अरे जब आपकी सरकारें थी केंद्र सरकार में तब आप भी तो रिलीज करते थे ना। बात तो खत्म होने दीजिए आरोग्य, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। जिस मुख्यमंत्री रोडों की बात कर रहा है अपने विभाग में बोल करके रोडों के गड्ढे तो भरवा नहीं पा रहा है, उस रोड की बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि अगर आप भी ऐसी बात कह रहे हैं तो बड़ा ये चंबा है तो कुछ भी कैसी बात कह दी मैंने? कैसी बात मैंने कह दी? ठीक है, जिसमें आपको शर्मिंदगी हो रही है? कैसी बात मैंने कह दी? रोडों के गड्ढे तो भरे नहीं जा रहे और आप बात बोल रहे हैं कि रोडें बन रही हैं। कौन सी रोडें बन गई? कहाँ पे रोडें बन गई हैं? आप नहीं बन रही। अगर बात करेंगे तो लखनऊ से कानपुर रोड की जो लिंक रोड है आपने उनको भी देखिए। रोडों की बात आप मत कहिए। अब आपका जो प्रश्न था मैं सीधा उस मुद्दे पे आ जाता हूँ। अरे तो वो सरकार पर हमला कीजिए ना, आप मेरे पर हमला क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पर व्यक्तिगत क्यों फिर यहाँ पर हो रहे हैं? मैं यहाँ पर सरकार का मैंने यहाँ पर सरकार की बात की है कि सरकार ऐसा बोल रही है, आलोक ऐसा बोल रहा है क्या? देखिए नहीं तो आपको फिर मेरे नहीं तो व्यक्तिगत मत इस तरह हुई है ना। मैंने व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ मैं भाई, मैंने ऐसा कौन सी बात है कि आपने अभी यही तो आपने कहा कि मुझे आपकी बात पर हो रही शर्मिंदगी। मैंने ये बोला कि सरकार ऐसा कह रही है।
अरे भाई चलिए ठीक मान लिया। अब देखिए आपका जो प्रश्न है मैं उसकी बात कर देता हूँ। हाँ। कांग्रेस पार्टी जो है देखिए सबसे पहले तो जब सत्ता में आएगी, ठीक है, जब भी उत्तर प्रदेश में आएगी तो जो गृह मंत्री विहीन उत्तर प्रदेश है, आपको याद होगा गोपीनाथ जी के बाद से गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में बना नहीं, तो हम गृह मंत्री सबसे पहले लेकर के आएंगे ताकि सबके ऊपर अपराध में भी नकेल कसी जा सके। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जो है, जो उद्योग बंद हो चुके हैं, निजी धंधे बंद हो चुके हैं, उनके लिए एक रूपरेखा तैयार करके रखी हुई है, उस पर हम काम करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि तीसरी चीज की जो हमारे रोजगार जिससे रिक्तियां पड़ी हुई हैं उनको बाकायदा ले करके आएंगे और उनको उजागर करेंगे कि आप इस पे देखिए और इन पे भरिए, उसकी क्राइटेरिया करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तरीके से हम ये नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश में काबिल लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत काबिल लोग हैं जो शायद कहीं मिलते नहीं है उतने काबिल लोग, ठीक है। तीसरी बात। चौथी बात, हम किसान भाइयों जो चाहेंगे उनके लिए वो करेंगे, उनके लिए एक पैनल बनाएंगे वार्ता, जिससे क्योंकि हमेशा से कहता रहा हूं कि वार्ता सबसे प्रमुख चीज है, प्रमुख केंद्र है, क्योंकि बात करने से बात बनती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी एक पैनल गठित करेंगे। और दूसरी चीज, शिक्षा का स्तर, अगर आपको ध्यान होगा राइट टू एजुकेशन भी कांग्रेस ने ही दिया था, ठीक है, बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने दी, तो हम उस स्तर को भी बढ़ाएंगे। हम कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हमारे लिए हमारे राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पैमाना है जी अभिषेक जी, बहुत जरूरी है कि कांग्रेस रणनीति बनाए और बहुत जरूरी है कि आत्ममंथन करे, क्योंकि स्थिति ऐसी है कांग्रेस की कि आपके लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने अभिषेक जी। ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हरीश जी के पास में जाओगी। राकेश जी। जी मोनिका जी, मैं केवल बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि केवल कितने लोगों की मदद की, उस आंकड़े से सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया ये पता नहीं चलेगा। सरकार को अपना ये भी रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि उसने कितने स्कूल बनाए प्रदेश में, उसने कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स को खोला और उन्होंने युवाओं के लिए कितने लोगों के लिए नौकरी का प्रबंध किया। इन सब चीजों का पैमाना डिसाइड करेगा कि सरकार ने प्रदेश के अंदर कितना काम किया है। क्योंकि जब एक प्रदेश के अंदर रोजगार की स्थिति बढ़िया हो जाएगी, हॉस्पिटल्स बढ़िया हो जाएंगे, वहां की कानून व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, जुडिशरी में कितनी अपॉइंटमेंट की हैं, नए कोटों का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा। तो वो 5 साल का जब यूपी सरकार अपना रिपोर्ट चुनाव से पहले, तो आप कह रहे हैं कि आधे अधूरे रिकॉर्ड जो है ये सरकार के पक्ष में, पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है। देखिए मोनिका जी, लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ये बहुत बड़ा प्रदेश है। इसके अंदर 50,000 लोगों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाना ये अच्छी बात तो है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा भी नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एम्स की तर्ज पर 4-5 एम्स के हॉस्पिटल बड़े खुल जाएं, वहां पर बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस खुल जाएं, वहां पर लोगों को रोजगार मिले, और कितने लोगों को रोजगार पिछले 5 साल में मिला और कितने लोगों को संविदा से पक्कों में किया गया, ये सभी रिपोर्ट कार्ड डिसाइड करेगा कि किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया और लोग किसको अपना समर्थन देते हैं। ठीक है, मनोज जी आऊंगी आपके पास, लेकिन हरीश जी आपके पास में पहले आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना, ठीक है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो आगे निकल गई है, लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन विपक्ष का ये बड़ा आरोप है कि सरकार जो है वो रिकॉर्ड्स में बाजीगरी करने में माहिर है और धरातल पर कुछ और है, कागजों पर कुछ और है। ये आधे अधूरे रिकॉर्ड्स अगर है भी तो नहीं, देखिए विपक्ष के साथ आलोचना के अलावा और कुछ नहीं। योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वहां तक तो दूर दूर तक ये स्पष्ट नहीं कर सकते। 500 वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का विवाद योगी सरकार के दौरान ही हल हुआ और वहां पे भव्य रामलला का मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और वो भी उसी के तहत इस तरह से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ऋण दे करके और सभी जिले में जो विशिष्ट उत्पाद है। विपक्ष को कह रहे हैं, आप ये भी बता दीजिए अस्पताल कितने बने, स्कूल्स कॉलेजेस कितने बने, ये भी बता दीजिए। मैंने स्कूल कॉलेज का आपको बताया था, ये भी मैंने आपको वो भी बता देता हूँ, बता देता हूँ। ओबीओपी के माध्यम से जिस तरह से उद्योग
जिलों में उसको बढ़ावा दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि माटी कला बोर्ड का गठन करके जिस तरह से स्थानीय स्तर के जो कारीगर हैं उनको उन्होंने काम देने का काम किया। ये सब ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं कि जिसको गांव गांव जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। और अगर उद्योग की बात की जाए तो 98,000 के लगभग विदेश पोर्टल के माध्यम से, ठीक है हरीश जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो जगह जगह, ठीक है, जो जगह जगह उद्योग स्थापित हो रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार पहुंचा हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी उपलब्धियां हैं। और ठीक है हरीश जी। मनोज जी, ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं सरकार के पास, हरीश जी तो ये कह रहे हैं। मनोज जी जवाब दीजिए। शुरुआती दौर से मैं शुरू करूं तो मेरा सबसे पहले सरकार से यही सवाल था कि सरकार ने कौन से काम किए हैं, वो सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बताएं। लेकिन सरकार तो ऐसी बात कर रही है कि आप लोग सुन रहे हैं, मुझे हरीश जी की आवाज बहुत अच्छी सरकार बोल रही है ना कि राम मंदिर बन रहा है। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सहमत हूँ। अयोध्या को मैं प्रणाम करता हूँ, अयोध्या नगरी वासियों को प्रणाम करता हूँ। क्या अयोध्या के डेवलपमेंट से पूरे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट समझा जाए? अगर ये पैमाना लागू होता है तो हम भी कहेंगे उत्तर प्रदेश में विकास हो गया। मैं दो बातें कहूंगा, एक स्थायी डेवलपमेंट होता है, एक अस्थायी काम होता है सरकारों का। क्या सरकार ने स्थायी डेवलपमेंट पे जो काम करने चाहिए तो वो किए अथवा नहीं किए? अगर सरकार ने किए होते तो अब तक हरीश जी मुझे सुना सुना के मेरे कानों में दर्द पैदा कर रहे थे, लेकिन नहीं बता पाएंगे क्योंकि किए नहीं। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना भी शुरू हुए और काम खत्म भी हो गया। लेकिन आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लगभग हरीश जी सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं चलाए गए, जो आज भी बड़ी बिल्डिंग है उनकी, और वैसे ही उसके सामान बंद पड़ा है, सरकार ने नहीं चलाया। इस बीच में बोलिए बहुत हो गया सरकार ने अपनी बात रखी। हरीश जी बोलने दीजिए। दर्जनों डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने पड़े हैं, सरकार ने चालू नहीं किए। दर्जनों छोटे अस्पताल बने पड़े हैं पूर्व की सरकार के, सरकार ने नहीं चलाए। दर्जनों कल्याणकारी ऐसी परियोजनाएं बनी पड़ी हैं, सरकार ने नहीं चलाया। मैं कह दूं कि सरकार जो कह रही है सब सही है, तब भी सरकार ये अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे कि उसने स्थायी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में क्या किया है। और अगर सरकार नहीं बता सकती तो मुझे कहीं महसूस होता है कि सरकार छोटे छोटे कामों को अपनी बड़ी उपलब्धि कहती है। लेकिन एक बात ध्यान आकर्षित कराऊंगा आपका भी और जनता का भी, ये डबल इंजन की सरकार है जिसके पास फंड की कोई कमी नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं, समाजवादियों को तो गुंडा कहा जाता है, ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, ये तो हमसे भी तेज गति से काम कर सकते थे। अब मैं बलिया एक्सप्रेस की बात बताऊं, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस तक बन के कंप्लीट हो गया? क्या हमने ठीक है, सुनील जी के पास एक बार जाते हैं, दिखा दिया था 302 किलोमीटर का, क्या ये अब तक तैयार हो पाया? क्या नहीं तैयार हो पाया ना। इन सरकार का मन मिजाज काम करने का नहीं है, सरकार का मन मिजाज भ्रमित करने का है, इसलिए उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट रुक गया। लेकिन अगर सरकार कोई पॉजिटिव काम करती है प्रदेश के लिए तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। ठीक है सुनील जी, जनता के लिए जिस तरह से आपने पूरी चर्चा को आपने ध्यान से सुना और आपने ये देखा होगा कि सरकार का दावा है कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमको सड़कें दिखाई नहीं देती, तो शायद ये सड़कों पर कभी जाते नहीं हैं। जी ठीक है, अभी मैं इनसे एक बार यहाँ पर टिप्पणी ले लेता हूँ। और एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर मनोज जी ने उठाया है कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बनाई तो जाती हैं जिस उद्देश्य से लेकिन बनाई जाती हैं, लेकिन वो कभी भी उस काम में इस्तेमाल ही नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे खंडहर बन जाती हैं। क्या इस तरफ भी राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ऐसी ही तमाम तस्वीरें राजस्थान से भी सामने आई, मध्य प्रदेश से भी, कि अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वो धीरे धीरे उसका प्लास्टर झड़ रहा है, वहां पर जाकर शराबी बैठ के वहां पर शराब पी रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अस्पताल के रूप में आज भी नहीं हो रहा है। नहीं मनोज जी, एनसीआर में भी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनके तैयार हो गई और आज तक उनके उद्घाटन नहीं हुए हैं। ये तो खैर राजनीति से प्रेरित होते ही हैं कि इसका लाभ किसको मिलेगा, क्योंकि कभी कभी जब दूसरी पार्टियों के मुखिया उसका उद्घाटन कर देते हैं तो निश्चित तौर से उस पर राजनीति होती है।
दूसरा, आपने देखा होगा कि एक हाई कोर्ट का निर्देश आया था उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को लेकर के कि सारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और बीजेपी ने चुनाव में उसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था और बड़ा प्रभावित किया था जनता को कि हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद जो हाई कोर्ट का निर्देश हुआ, क्या वास्तव में उसका अनुपालन एजुकेशन को लेकर के हुआ? दूसरा, भी इनके शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया था कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, उत्तर प्रदेश में आकर के देखे कि एजुकेशन की क्या व्यवस्था है। सारे लोगों ने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री गए, उनको घुसने भी तक नहीं दिया गया स्कूलों में, और एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी लखनऊ में कि वास्तव में को उत्तर प्रदेश की तुलना या दिल्ली से कर लें। तो निश्चित तौर से तमाम प्रदेशों में ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक पहुंचा है, और इसका यदि कंपटीशन सरकारें करें तो मुझे लगता है कि जनता उसको ज्यादा संतुष्ट होगी बनाए आंकड़ों की। दूसरी बात, पिछले 6 महीने की समीक्षा सुनील जी, यहाँ पर ये भी तो ध्यान देने वाली बात है ना कि जैसे उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहां पर खेतिहर मजदूर बहुत ज्यादा हैं। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि नौकरियों में हैं, और उनके आसपास देखिए राजधानी है ये, यहाँ का जो ढांचा है उसकी कंपेयर हम उत्तर प्रदेश के साथ कैसे कर सकते हैं? मनीष सिसोदिया अभी आज 2 करोड़ की आबादी को रूल कर रहे हैं, जब 24 करोड़ की आबादी पर रूल करने की बात आएगी तो वो भी फिर उन्हीं मजबूरियों से गुजरेंगे जिससे आज उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारें गुजरती आई हैं। तो फिर इसी बात की तुलना करनी है तो प्रदेश के 5 हिस्से कर दीजिए। यदि बड़े प्रदेश की तुलना आप करेंगे और इससे बच जाएंगे कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या इतनी है इसलिए हम शासन नहीं चला सकते हैं, जनसंख्या व्यवस्थाएं हम जनसंख्या नहीं, संसाधन भी तो यहाँ पर ध्यान दिए जाएंगे ना। कैसे संसाधन नहीं है यहाँ पे? संसाधन क्या, बजट की कमी है? आप एनसीआर का पूरा देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का बजट नहीं होगा इतना। यहाँ टैक्स आता है यहाँ पर, और यहाँ एनसीआर की आप तुलना कर छोड़ दीजिए, आप मेट्रो सिटी की तुलना कर दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र को आप छोड़िए ना, बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी तुलना कर दीजिए, वहां एजुकेशन की क्या व्यवस्था है? दूसरी, ये सिर्फ इससे सरकारें बचें या पार्टी के नेता बचें कि दूसरे में और हमारे में 26 करोड़ की जनसंख्या है, वहां 2 करोड़ की जनसंख्या है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी ये कह देगा दूसरे प्रदेशों में हमारे देश की जनसंख्या इतनी है। लेकिन यदि आपके पास इतना स्ट्रक्चर है सरकारी, तमाम सरकारी मशीनरी आपके पास किसके लिए है? अरे कौन है बहुत सारी ऐसी चीजें सुन नहीं पाए श्रीवास्तव जी, आप क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार के जिम्मेदार कौन है? नहीं श्रीवास्तव जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि 4 महीने में कितने लोगों की हत्या इस प्रदेश में हो गई? 4 महीने में इस प्रदेश में कितने लोगों की खुल्लम खुल्ला हत्या हो गई? आप एक आंकड़ा दे दीजिए। ये कोई सवाल है? ये आप सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये आपका सवाल है? ये आपका कोई सवाल है कि हत्या कितनी हो गई? मैं पूछ रहा हूं ना, मैं आंकड़ा दे रहा हूं ना आपको। आप बात कर रहे हैं तो मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं कि पिछले 4 महीने में इस प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई, और ऐसी हत्या क्यों हुई? एक परिवार में 4-4, 5-5 लोगों की हत्या हुई। अपराध पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। सुनील जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये भी तो एक यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से, ठीक है हरीश जी अभी हम अपराध पर बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पूरी बहस हमारी डिरेल हो जाएगी, समय हमारे पास कम है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब स्कूल के ड्रॉप आउट की बात आती है तो उसमें देखिए तमाम राज्य सरकारें, तो पूरे की पूरी भारत सरकार इस वक्त एक चीज पर मजबूर भी है कि मिड डे मील की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि मिड डे मील में ताकि बच्चे गांव के विद्यालय में जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनको खेती के कामों में, उनको तमाम अन्य कामों में लगा देते हैं। और इस चीज से दिल्ली की सरकार नहीं जूझ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार के लोग इससे जूझते हैं कि विद्यालय में बच्चा जाता ही नहीं है। अब क्या उसको जबरदस्ती कान पकड़ के लाएंगे आप स्कूल में जब बच्चा जाना नहीं चाहता, उसके माता पिता उसको भेजना नहीं चाहते? ये तमाम सवाल हैं। इस पर आप सभी ने बहुत ही सब्र के साथ एक दूसरे को आपने सुना है, धैर्य के साथ और पूरे सम्मान के साथ आप सबने बात रखी है। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी, अभिषेक वाजपेयी, राकेश कुमार, डॉक्टर सुनील कौशिक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए, और सभी ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपना पूरा पक्ष रखा है।